फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आ रही होंगी। और चलिए आज शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैं मंजीत कौर, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल हेल्प योरसेल्फ में। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू थ्योरी जो स्पेशली आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ DSSB के लिए। यह क्वेश्चन बाकी एग्जाम में तो नहीं देखा गया है इस थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन DSSB में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉल्बर की थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे कॉल्ब की थ्योरी हम पढ़ेंगे। और कॉल्ब का पूरा नाम अगर हम देखेंगे तो कॉल्ब का पूरा नाम है डेविड एलन कॉल्ब। और यह अमेरिका के रहने वाले हैं। तो यह अमेरिकन एजुकेशनल थ्योरिस्ट हैं। और इसीलिए इनकी थ्योरी को एजुकेशन में काफ़ी अहम माना जाता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो सारी किस पे बेस्ड है? वो सारी एजुकेशन के लिए ही तो है, टीचिंग के लिए ही तो है। तो इनकी थ्योरी को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो आज हम पढ़ेंगे कॉल्ब की थ्योरी। इनका थ्योरी का नाम है, इनको हम दो तरह से लिख सकते हैं इनकी थ्योरी को, कॉल्ब थ्योरी, कॉल्ब्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर हम इनको एक नाम और दे सकते हैं, लर्निंग थ्योरी भी हम इनको कह सकते हैं। इनका थ्योरी का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इस थ्योरी को तो हम अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। कॉल्ब का अधिगम का सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत। और इसे की अगर हम हिंदी करें तो यह होगा अनुभवात्मक सिद्धांत। एक्सपीरियंस से, ये जो वर्ड है हमारा एक्सपीरियंशियल, यह बना है एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस को हिंदी में कहते हैं अनुभव। तो इनका कहना है कि जो भी हम सीखते हैं वह सब हम किससे सीखते हैं? एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। जो भी हमारी लर्निंग होगी, जो भी हमारा अधिगम होगा, वह सब होता है किसके द्वारा? अनुभवों के द्वारा। अनुभव के द्वारा होता है। एक्सपीरियंस लेते हैं हम, कोई भी नया एक्सपीरियंस, तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और कॉल्ब, ये जो कॉल्ब है हमारे, इन्होंने दो चीजें दी हैं। इन्होंने पहले तो बताया है, एक साइकिल बताया है इन्होंने, जिस साइकिल में उन्होंने 4 स्टेज दी हैं। और एक इन्होंने बताया है कि लर्निंग के स्टाइल कैसे होने चाहिए। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा और कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या क्या दिया है यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि कॉल्ब ने हमें क्या दिया है इस थ्योरी में। कॉल्ब्स की लर्निंग थ्योरी, लर्निंग स्टाइल में उन्होंने क्या क्या दिया हम देखते हैं। तो इन्होंने हमें 2 चीजें दी हैं। एक तो इन्होंने दिया है स्टेज। वो स्टेज कितनी है? 4 स्टेज दी हैं इन्होंने। 4 स्टेज साइकिल, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो साइकिल है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इन्होंने, हम स्टेज कह सकते हैं, एक तो लर्निंग स्टेज और एक लर्निंग स्टाइल। सेकंड इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने 4 सेपरेट लर्निंग स्टाइल दिए हैं। सेपरेट लर्निंग स्टाइल। तो पहले हम देखेंगे कि इन्होंने एक फेमस इनकी डेफिनेशन है जो आ सकती है एग्जाम में। तो देखते हैं हम क्या डेफिनेशन है वो। तो पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगी, फिर इसको हिंदी में बोल के बताऊंगी कि कैसे इसको हिंदी में कहा जाता है या कैसे लिखा जाता है। तो इन्होंने कहा था लर्निंग
is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience। यह रेफरेंस किसके द्वारा है? कॉल्ब के द्वारा। और उन्होंने यह थ्योरी कब दे दी थी? इन्होंने यह थ्योरी दे दी थी 1984 में इन्होंने यह थ्योरी दे दी थी। तो यह डेफिनेशन क्या है? उन्होंने कहा था लर्निंग क्या होती है वो देखते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इनका कहना है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव में परिवर्तन या स्थानांतरण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। हिंदी में इनकी डेफिनेशन यही है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन या स्थानांतरण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है या फिर नए ज्ञान को हम बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कोई चीज ले रहे, किसी सिचुएशन में हम जा रहे हैं, तो हम उनसे एक्सपीरियंस लेंगे, जो एक्सपीरियंस हमें आगे की लर्निंग में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे हम लर्निंग करते हैं, कोई भी नई चीज हम सीखते हैं। तो यह थी इनकी डेफिनेशन। और इन्होंने कहा कि नए ज्ञान को एकत्रित करते हैं हम पुराने एक्सपीरियंस को यूज करके, पुराने एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करके क्या करते हैं? हम नए ज्ञान का एकीकृत करते हैं, नए ज्ञान को एकीकृत होता है इकट्ठा, इंटीग्रेट, यानी कि नॉलेज को इंटीग्रेट करते हैं। तो यह थी इनकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि इन्होंने लर्निंग के साइकिल में जो स्टेज दी हैं वो कौन कौन सी दी हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कौन कौन से स्टेज दी हैं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे कि इन्होंने जो साइकिल दी है, लर्निंग साइकिल, लर्निंग साइकिल स्टेजेस भी कह सकते हैं, लर्निंग स्टेज कह सकते हैं, लर्निंग साइकिल स्टेज भी कह सकते हैं। तो इन्होंने यह ली थी 4। कितनी दी थी? हमेशा याद रखिएगा, अगर सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लर्निंग साइकिल स्टेजेस कितनी है तो वह है 4। तो पहले नंबर पर देखते हैं उन्होंने क्या दिया था। पहले नंबर पर उन्होंने दिया था कंक्रीट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ये थ्योरी, तो हर किसी के साथ एक्सपीरियंस ही आएगा। उन्होंने कहा कैसे कैसे एक्सपीरियंस से हम लर्निंग करते हैं। कंक्रीट को हिंदी में कहते हैं मूर्त, जिनको हम सीधा स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। कंक्रीट होता है वो चीज जो सामने हमारे होती है, आंखों के सामने दिखाई देती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम मूर्त कहते हैं, यानी कि जो हमारे सामने है, कंक्रीट है। तो क्या कहता है कॉल्ब कहता है कि सबसे पहले इंसान को एक एक्सपीरियंस लेना होता है, सबसे पहले एक न्यू एक्सपीरियंस लेगा, न्यू इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा कि इंसान को जरूरी है कुछ करना ऐसा, डूइंग और लर्निंग, यानी कि या तो करे या फिर सीखे। क्या सीखे? एन ए न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि इंसान को यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है या फिर करना है कुछ करके जिससे उसको एक्सपीरियंस मिल सके। ओके, फिर उन्होंने कहा कि इस एक्सपीरियंस के लिए या तो वो सीधा किसी में चीज में खुद करे या फिर सीखे, या फिर उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेट करे, जिससे उसको किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करे, किसी भी सिचुएशन में काम करे, जिससे उसे एक एक्सपीरियंस मिलेगा और यह एक्सपीरियंस उसके लिए आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्या कहा? पार्टिसिपेट्स इन एन एक्सपीरियंस। और इसको हम कह सकते हैं एक तरह से, अगर हम जो कीवर्ड है जो हम याद करते हैं, जिससे हम अच्छे से याद रख सकते हैं इस थ्योरी को, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं इसमें क्या करेगा? फीलिंग, यानी कि अनुभव करेगा या गट्स होने चाहिए कुछ नई चीजें करने की। ये इसके कीवर्ड हैं, ये हमें याद रखने हैं, गट्स या फीलिंग, यानी कोई नई चीज करने के लिए हमारे अंदर गट्स होने चाहिए, कुछ करना है हमें,
कुछ फील करने के लिए क्या होगा कि हमें उसमें जाके पार्टिसिपेट करना होगा, किसी चीज में कुछ सीखना होगा। सेकंड में क्या कहा, सेकंड स्टेज उनकी है जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जैसा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्टिव होता है चिंतन यानी कि विचार करना, थिंकिंग। और ऑब्जर्वेशन का हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन देखना होता है किसी भी चीज को, उसके बारे में पता करना होता है, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। इसको हम थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि सी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को हम CE भी लिख सकते हैं और इसको हम लिखेंगे RO, ताकि शॉर्ट फॉर्म में हमारा माइंड अच्छे से याद कर सके। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कॉल्ब, इस स्टेज में कॉल्ब कहते हैं कि जो भी हमने अभी सीख लिया है उसके बारे में हम अब सोचेंगे। जो भी हमने सीख लिया है उसके बारे में हम सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसी के बारे में कि जो भी सीखा है हमने अच्छे से उसको सोचेंगे, उसकी गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या हमें नुकसान होंगे। इस तरह से हम जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया है उसके बारे में अब हम विचार करेंगे अच्छे से, और भी ऑब्जर्व करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को कि इससे क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, जो भी सीखा है उसके बारे में सोचना, या फिर और ऑब्जर्व यानी कि बहुत ही गहरी छानबीन करना, जिसको हम एक्सप्लोर भी कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि एनालिटिक जो हमारी थिंकिंग होती है ना, एक तरह से खोल के देखना, बिल्कुल ही बाल की खाल निकालना, तो वो वाला काम करेंगे हम। यहाँ पर गहराई से सोचेंगे, उसके बारे में सोचना, ठीक है। और क्या करेंगे, इसके जो जैसे मैंने इसके पॉइंट बताया था वैसे इसका की पॉइंट क्या बनता है वो देखिए। इसका होता है वॉचिंग, ऑब्जर्वेशन से वॉचिंग हो जाएगा, वॉचिंग एंड वट में हम क्या देखेंगे, वट में हम देखेंगे कि वट होता है कि हमने उसके देखने हैं गुण और अवगुण, यानी कि उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या उससे हमें नुकसान हो सकता है, यह सब चीजें हम देखेंगे। किसके बारे में, जो एक्सपीरियंस अभी अभी हमने लिया है ना उसके बारे में हमने गहराई से सोचना है। कैसे सोचना है, गहराई से, एनालिटिक थिंकिंग हो जाएगी हमारी यहाँ पर। और उसको देखिए ध्यान से देखा हमने, जो एक्सपीरियंस हमने लिया उसे ध्यान से देखा है, फिर ऑब्जेक्ट हमारे सामने उसको हमने ध्यान से देखा। और वट में हो जाएगा कि उसके क्या अवगुण है, क्या गुण है, और यह हमारे लिए कैसे कैसे आगे यूज में हो सकता है, कैसे कैसे हम इसको उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये हमारे काम आएगा। ये सब चीजें आती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में। थर्ड स्टेज में क्या कहते हैं कॉल्ब, और थर्ड स्टेज उनकी दी है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। इसको हिंदी में कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जो हमारे सामने नहीं होती, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। और कंसेप्चुअलाइजेशन का होता है अवधारणा, अमूर्त अवधारणात्मक लर्निंग या फिर एक्सपीरियंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए जो हमने एक्सपीरियंस लिया है उसके बारे में हमने सोचा, उसके गुण अवगुण का हमें पता निकला। तो यहाँ पर उस अनुभव से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक जो अनुभव हमने लिया, जो एक्सपीरियंस हमने लिया है अभी अभी, उस एक्सपीरियंस के माने हमने बहुत सोचा, गहराई से सोचा, तो उससे हम अब क्या निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर निष्कर्ष। हम अब निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे कैसे हमें उससे फायदा होगा, कैसे कैसे हमें उसके बारे में आगे यूज करना है, और उससे एक पर्टिकुलर क्या सोच हमारी निकलती है निष्कर्ष के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थ्योरी डेवलप करेंगे हम यहाँ पर। कॉन्सेप्चुअल है कि हम अपना कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश कर लेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा एक्सपीरियंस लिया उसके बेस पर हम यहाँ पर अपनी खुद की एक थ्योरी बना लेंगे, किसी जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया उसके रिगार्डिंग। तो इसको अगर की पॉइंट हम लेके चले तो इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा, थिंकिंग। यहां पर लिखते हैं हम की पॉइंट क्या बनेगा, थिंकिंग, सो व्हाट,
थिंकिंग की हमने रिजल्ट निकाला सोचकर, हम पहले ही बहुत गहराई से सोच चुके हैं, तो उस थिंकिंग से यहाँ पर हमने थिंकिंग की, उसका एक रिजल्ट निकाला, सो व्हाट। तो आगे क्या होगा इसको, सो व्हाट मतलब क्या निकल के आया इसके बाद। तो अगर इसका हम और पॉइंट लेके चलें तो इससे बनता है मेक्स जनरलाइजेशन डेवलप्स थ्योरी। तो यह देखिए, हम यहाँ पे क्या है, पहले थिंकिंग है, तो हम सोचेंगे इसमें क्या क्या समानता हो सकती है आगे सिचुएशन में, और क्या क्या डिसिमिलरिटी हो सकती है, क्या सिमिलरिटी है। ऐसे ऐसे सिमिलरिटी के बेस पर हम एक अपनी थ्योरी बना लेंगे जो कि हमारे थिंकिंग पे और सो व्हाट पे डिपेंडेंट होगी। इसके बाद उन्होंने एक थ्योरी दी थी, जो थ्योरी नहीं, स्टेज आगे के स्टेज में देखते हैं क्या कहा कॉल्ब ने। तो लास्ट इनकी स्टेज है जिसका नाम है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसको हिंदी में कहेंगे सक्रिय प्रयोग। तो इसमें क्या कहते हैं, देखिए हम शुरू से अगर देखें अपनी स्टेज को, चारों स्टेज को, तो शुरू में उन्होंने क्या कहा कि हम पहले एक नया एक्सपीरियंस लेंगे ताकि हमें कुछ फील हो, कुछ गट्स हमारे अंदर आए जिससे हम नया एक्सपीरियंस लेंगे। फिर उसके बारे में हम एनालिटिक थिंकिंग रखते हुए गहराई से सोचेंगे, और फिर उस गहराई से सोचने के बाद हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे, एक थ्योरी हम बना लेंगे, और उस थ्योरी के बाद जो हमने थ्योरी बनाई है, जो हम निष्कर्ष निकाले हैं, उसको हम अब अप्लाई करके देखेंगे, तो देखिए आपको ऐसे पॉइंट से कुछ याद आ रहा होगा, हमने एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और लास्ट में मोटिवेशन, इस तरह के पॉइंट थे। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा उस वैसा ही है, लेकिन इसके नाम थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन है चीज वही है थोड़ी थोड़ी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या कहा है कि हम अप्लाई करके देखेंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है उसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि सच में ये चीज ऐसे ही है, ये एक्सपीरियंस जो हमें मिला है उसका हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हम देखेंगे, यानी कि आजमा कर देखेंगे जो हमने सीखा। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया है या फिर हमने सीखा है उसकी योजना बनाएंगे हम, यानी कि प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किस चीज की करेंगे, इस थ्योरी को या फिर जो भी हमने अभी निष्कर्ष निकाले उनको अप्लाई करने की योजना बनाना, या फिर इस थ्योरी को आजमाना। यह होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि अब हम करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा कीवर्ड देखें तो हमारा आएगा प्लानिंग, या फिर ट्राई आउट, क्योंकि हमने जो अभी देखा है, जो भी हमने निष्कर्ष निकाले हैं, उनको अब हम प्लानिंग के साथ करके देखेंगे कि हाँ सच में ये हमारे काम आते हैं या नहीं आते। तो यह थी हमारी जो कॉल्ब ने बताई थी लर्निंग साइकिल स्टेज। और लर्निंग साइकिल स्टेज में इन्होंने कहा कि लास्ट वाले में हम न्यू एक्शन उठाएंगे, लास्ट वाले में हम न्यू एक्शन करेंगे, क्योंकि हम जो सीख लिया है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे हम नई चीजें सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसके द्वारा सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट यानी कि नई चीज में हम अपनी एक्सपीरियंस को अप्लाई करके देखेंगे और नए कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और पुराने वाले और नए वाले में एक एडजस्टमेंट जो कहते हैं सामंजस्य स्थापित करेंगे। तो यह थे 4 स्टेज, और ये 4 स्टेज को कैसे उन्होंने एक डायग्राम के द्वारा समझाया। उन्होंने एक डायग्राम दिया है, तो वो डायग्राम हम देख लेते हैं कैसे है। तो देखिए उनके डायग्राम को हम देखते हैं, डायग्राम में क्या आ रहा है। तो एक डायग्राम है उन्होंने, तो पहले पर उन्होंने दिखा रखा है कि पहले स्टेज जो हमारी आती है, पॉइंट नंबर 1, वह एक्सपीरियंस फीलिंग। एक्सपीरियंस होता है फीलिंग, यानी कि जिसको हम कह चुके हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस लेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद आता है कॉन्सेप्ट थिंकिंग, देन आता है टेस्ट या डूइंग, जिसको हम कहते हैं लास्ट में एक्शन एक्सपेरिमेंटेशन।
तो यह था इनका डायग्राम। और इसके साथ में हम एक चीज और देखेंगे कि इन्होंने एक चीज और कही है। तो क्या कही है, तो देखिए उन्होंने कहा है कि जो ये नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ एक्सिस है उसको उन्होंने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? परसेप्शन कंटिन्यूम। नॉर्थ साउथ को इन्होंने परसेप्शन कंटिन्यूम नाम दिया है। कैसे नाम दिया है? देखिए, परसेप्शन हमारे सबसे ऊपर क्या है? एक्सपीरियंस, फीलिंग, और नीचे क्या है यहाँ पर? कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो उन्होंने इसलिए नाम दिया क्योंकि एक्सपीरियंस लेंगे और उससे हम एक अवधारणा बनाएंगे, यानी कि पहले हम परसेप्शन करेंगे, परसेप्शन करने के बाद ही हम कोई कॉन्सेप्ट बनाएंगे। इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया है नॉर्थ साउथ एक्सिस। और सेकंड, यह एक नाम था, दूसरा नाम इन्होंने एक और नाम दिया है दूसरे एक्सिस को, वो है द ईस्ट वेस्ट एक्सिस को उन्होंने नाम दिया है। इसको उन्होंने नाम दिया है प्रोसेसिंग कंटिन्यूम। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। देखिए, पहले हम सोच रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके बाद में हम एक नई चीज करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी कि उसको करके देखते हैं। तो ये प्रोसेस है किसी चीज का। तो इस तरह से इन्होंने दो नाम दे दिए हैं। देखिए, पूरे इनको पॉइंट को ऐसे ऐसे कर रखा है इन्होंने। तो जो ये वाला एक्सिस है हमारा, इसको इन्होंने नाम दिया है परसेप्शन कंटिन्यूम, और ये वाला एक्सिस है, इन्होंने इसको नाम दिया है प्रोसेसिंग कंटिन्यूम। तो ये थी हमारी 4 स्टेज साइकिल की, जिनके द्वारा हम लर्निंग करते हैं। अब हम देखेंगे कि लर्निंग के स्टाइल उन्होंने दिए थे वो क्या हैं। तो उन्होंने क्या दिया है? फॉर लर्निंग स्टाइल। अब हम स्टाइल देखेंगे कि वो स्टाइल कौन से दिए हैं उन्होंने लर्निंग के। किसने दिए हैं? ये कॉल्ब ने। ये हम याद रखेंगे, कॉल्ब की थ्योरी चल रही है अभी अपनी। तो पहले पर उन्होंने बताया है फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई हम देख लेते हैं। अकोमोडेशन, फिर उन्होंने बताया है सेकंड में क्या क्या चीजें बताई हैं, डाइवर्जिंग, और थर्ड में उन्होंने बताया है एक कन्वर्जिंग, और फोर्थ चीज उन्होंने बताई है एसिमिलेशन। जैसे वह स्टेज थी स्टेप वाइज, ये भी एक स्टेप वाइज होंगी स्टेप। तो इनकी स्टेप क्या है ये मैंने थोड़े आगे पीछे लिख दी हैं, तो हमें करती हैं। तो इनका स्टेप वैसे ही होगा जैसे हमने देखा था ऊपर। पहले हमारा आया था एक्सपीरियंस, कंक्रीट एक्सपीरियंस आया था, उसके बाद हमारे आए थे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर हमारे आए थे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फिर आया था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो वैसे ही ये आएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारी पॉइंट आएगा फर्स्ट, डाइवर्जिंग आएगी। डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग में लर्निंग स्टाइल, डाइवर्जिंग लर्निंग में क्या करते हैं कोई, तो वो हम देखेंगे इसमें। डाइवर्जिंग लर्निंग में कहा गया है कि जो इंसान, डाइवर्जिंग लर्निंग होती है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यह स्टेप, यह जो स्टेप हमारा आ रहा है, ये लर्निंग हमारी आ रही है, किस किस के बीच में आ रही है। तो यह लर्निंग आएगी CE और RO के बीच में। तो RO हमने किसका नाम रखा था? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और CE से होगा कंक्रीट एक्सपीरियंस से। तो इन दोनों के बीच में इनको रखा गया है। डायग्राम से मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी कैसे कैसे रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है डाइवर्जिंग थिंकिंग, जो इन दोनों के बीच में आएगी। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आएगा फीलिंग एंड वॉचिंग। फीलिंग एंड वॉच, यहाँ पर इंसान फील करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, जिससे उसके में फीलिंग आएगी, और वॉच करेगा, काफी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेगा, किसी भी चीज की काफी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेगा, और जो प्रॉब्लम आई है उसको काफी अच्छे से खोल के देखेगा। और खोलने के बाद यहाँ पर उसका मेन क्या होता है कि एक्शन में वह क्या करेगा, सोचता रहेगा, बहुत सारे उसके आइडियाज होते हैं।
डाइवर्जिंग को हिंदी में कहते हैं अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। अपसारी कई बार होता है कि हम याद नहीं कर पाते कि अपसारी और अभिसारी किसे कहते हैं। तो अपसारी से देखिए हम यह भी कर सकते हैं कि एक अफसर है, अफसर यानी कि बड़ा ऑफिसर है, ऑफिस में आता है और वह अफसर आते ही बहुत सारे आते कहता है ये फाइल निकालो, वो फाइल निकालो, नए नए आइडियाज दो। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जन होता है कि एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालना, यानी कि जिनके पास डाइवर्जिंग लर्निंग होती है वहां पर आइडियो की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, एक से बढ़कर एक आइडियाज होते हैं। तो इसको एक नाम और दिया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आइडियाज की कमी नहीं होती, आइडियाज बहुत ही भारी मात्रा में होती है, कोई कमी नहीं होती, आइडिया की कमी नहीं होती। लेकिन उन आइडियाज में लॉजिक हो या ना हो यह जरूरी नहीं होता। तो जो आइडियाज वो नए नए आ रहे हैं उनमें लॉजिक कंपलसरी नहीं है कि लॉजिक हो, मतलब लॉजिक भी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं होता कि जो हमें आइडिया आया है वो हमें सोल्यूशन कर ही दे हमारी प्रॉब्लम का। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि बहुत सारे आइडियाज आएंगे इंसान को इस थिंकिंग में, और वह लॉजिकल हो या ना हो यह इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनमें लॉजिक बहुत कम होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि दे हैव एबिलिटी टू थिंकिंग मोर आइडियाज। जैसे कि मैंने बताया कि आइडिया बहुत होते हैं, कमी नहीं होती। और क्या कहा गया है कि दे आर बेटर इन आइडिया जनरेशन, यानी कि उनमें नए नए आइडिया उत्पन्न करने की एबिलिटी होती है। और ये क्या प्रेफर करते हैं, या इनका प्रेफर होता है मोस्टली प्रेफर वॉचिंग। प्रेफर वॉचिंग ये हम की पॉइंट भी ले सकते हैं, प्रेफर वॉचिंग देन डूइंग। पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ये, क्योंकि देखें इन दोनों के बीच की स्टेज है ये। तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, ये प्रेफर करते हैं किसी चीज को अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, उसके बाद में कुछ करना। क्योंकि यहाँ पर इनका मेन काम क्या है, आइडियाज बहुत सारे इनके फूट के आएंगे आइडियाज यहाँ पर इनके। तो सेकंड देखिए हम क्या देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट में हमारा क्या आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इनके पास पहली स्टेज में जो पहली हमारी लर्निंग स्टाइल है इसमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं। तो इसलिए इसको एक डाइवर्जिंग लर्निंग को क्या कहा जाता है, एक नाम यहाँ पर देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि आइडियाज बहुत आते हैं। इन कैसे सीखते हैं, ये रचनात्मक अधिगम भी कहा जा सकता है इसको, रचनात्मक अधिगम। और इन्वेंशन पे ये बहुत फोकस रखते हैं, क्योंकि नई नई खोज करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आइडियाज की कोई कमी नहीं होती। तो ये आविष्कारी सोच रखते हैं, इसीलिए इनके पास बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। जिन आइडियाज को अप्लाई करना चाहते हैं वो डूइंग पे। सेकंड यहाँ पर आता है एसिमिलेशन। सेकंड क्या आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को कहेंगे हिंदी में आत्मसातकरण। और यह किन दोनों स्टेज के बीच में आ रहा है, यह आता है RO, और नीचे हमारी कौन सी स्टेज थी, ध्यान कीजिए, नीचे हमारी स्टेज थी कॉन्सेप्चुअल एक्सपीरियंस थे हमारे, क्योंकि हमने वहां पे कॉन्सेप्ट बनाए थे। तो यह थी हमारी तीसरी स्टेज थी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट बनवाए थे, और जिसका पूरा नाम हमने क्या रखा था, इसका पूरा नाम था एब्स्ट्रैक्ट, AC था इसका नाम, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या करता है, इसका की पॉइंट हम याद रखेंगे, क्या था हमारा की पॉइंट, थिंक एंड वॉच, कि यहाँ पर इंसान पूरी तरह से सोचेगा। कैसी थिंकिंग होगी यहाँ पे उसकी, एक्सप्लोर करके देखेगा, यानी कि बिल्कुल बाल की खाल निकाल के देखा, एक्सप्लोरिंग आइडिया होंगे उसके। जो भी उसके पहले आइडिया आए थे फूट के आ रहे थे, जिनके बीच में लॉजिक था या नहीं था, तो यहाँ पर इंसान उन आइडियाज को खोल के देखेगा, बाल की खाल निकाल के देखेगा, लॉजिक ढूंढेगा उनके पीछे। तो इसमें क्या करता है, मोस्ट पहले वह देखिए थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है,
और देख रहा है अपने आइडियाज को लगा लगा के क्या क्या इसमें लॉजिक हो सकता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोर लॉजिक। इनकी थिंकिंग कैसे हो जाती है, यहाँ पर मोर लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, जिसके बेस पर मोर लॉजिकल थिंकिंग और एक्सप्लोर करता है अपने आइडियाज को। उनका फोकस क्या होता है, दे आर फोकस्ड लेस ऑन पीपल बट मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। उनका क्या होता है, क्योंकि देखिए इनका खत्म कहाँ पे हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे हो रही है। तो यहाँ पर ये आइडियाज तो जो उन्होंने मिले हैं, बहुत सारे आइडियाज उनको आ गए थे ऊपर वाले स्टेज से, तो अब ये उन आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे, बाल के खाल निकालेंगे और उसके बाद में वो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मोर लॉजिक ढूंढ के किसी एक लॉजिक को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो और प्रैक्टिकल बेस्ड भी होते हैं ये, प्रैक्टिकल थोड़े कम होते हैं, ज्यादा क्या होता है इनका लॉजिकल थिंकिंग होती है ज्यादा। इनकी तार्किक हर चीज में, हर आइडियाज में ये रीजन ढूंढेंगे, रीजनिंग थिंकिंग भी होती है इनकी, जिससे हम कह सकते हैं हिंदी में तार्किक सोचते हैं, तार्किक सोच वाले होते हैं। तो तार्किक सोच वाले होते हैं, थ्योरेटिकल सोचते हैं और इनके जितने भी आइडियाज होते हैं उनमें भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो यह थी दूसरी हमारी। अब थर्ड पे हम देख लेते हैं। थर्ड में उन्होंने क्या कहा है, थर्ड जिसका नाम है कन्वर्जिंग लर्निंग। कन्वर्जिंग लर्निंग में क्या होता है कि जैसे हमने पहले स्टेज में हमने नए नए आइडियाज लिए, सेकंड में हमने उसको एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पर आ जाता है थिंकिंग। इसका कीवर्ड क्या आ जाएगा, थिंकिंग एंड डूइंग। और इसको हिंदी में कहेंगे अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी। तो देखिए ऊपर वाली स्टेज में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं और किसी हर आइडियाज को हम खोद के देख रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं उन सब में। तो यह क्या करेगी, उनमें से किसी आइडियाज को छांट लेगी और उसको जो अच्छा लगेगा, जो लॉजिक होगा, जिसमें अच्छा लॉजिक होगा, सबसे अच्छा लॉजिकल होगा, उस आइडियाज को यह प्रैक्टिकल करके देखेगी, उस आइडियाज को वह प्रैक्टिकल के लिए तैयार रखेगी, यानी कि प्लानिंग बना लेगी प्रैक्टिकल की। उस आइडियाज के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग कर लेगी। यहाँ पर वो प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रैक्टिकल यानी कि उस आइडियाज को अप्लाई करने के बारे में सोचने लग जाएंगे इस स्टेज में। तो यह किन दोनों बीच के आता है, किन स्टेज के बीच में आ रहा है, तो यह आएगा कौन से स्टेज के बीच में, यहाँ पर देखिए यह आएगा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के बीच में आएगा। नहीं, एक्टिव जी, यह आता है किनके बीच में, हम देख लेते हैं एक बार। यह आता है हमारी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बीच में ही आ जाता है। और इसमें क्या क्या सोचा जाता है, इसमें सोचा जाता है कि हम कैसे थिंकिंग होती है हमारी, कैसे हम करते हैं वो वाली थिंकिंग एंड डूइंग, यानी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। यह होते हैं मोर प्रैक्टिकल देन लॉजिकल, यानी कि ये यहाँ पर लॉजिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल करने में भी विश्वास रखते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर इनको आइडियाज आ जाते हैं, यानी कि कैसे इनको अप्लाई करना है वो आइडियाज ये यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट विद आइडियाज। और डिसीजन मेकिंग इनकी काफी अच्छी होती है। यहाँ पर वो डिसीजन ले लेते हैं कि उन्हें कौन से आइडिया को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कौन से आइडिया को करके देखना है अप्लाई। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी काफी अच्छी हो जाती है यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई है उनकी। और इसके बाद में फोर्थ एंड लास्ट लर्निंग क्या आती है, एकोमोडेशन।
एकोमोडेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे सामंजस्यकरण होगा। तो इसमें कीवर्ड क्या आएंगे हमारे, फीलिंग एंड डूइंग। फीलिंग एंड डूइंग वही लास्ट वाले आ जाते हैं कि यहाँ पर हम जो एक्सपीरियंस हमने लिया है, जो लर्निंग हमने की है, जो भी अब तक हम देखे थिंकिंग हमारी चल रही थी, हमने थ्योरी बना दी है, अब उन आइडियाज को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, उन आइडियाज को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, उन आइडियाज को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो भी हमने सीखा, फीलिंग से होता था इंट्यूशन, यहाँ पर जो भी उनके फीलिंग आई है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बन जाएगा हमारा फीलिंग रेदर देन लॉजिक, कि जो उन्होंने फील किया एक्सपेरिमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उन्होंने, वह अब अप्लाई करके देखना चाहते हैं अपने इंट्यूशन के बेस्ड पर। और जो भी एक्सपीरियंस लिया है अभी इन्होंने, जो भी एक्सपीरियंस ऊपर से लेते आ रहे हैं जिसमें इन्होंने लॉजिक पाया था, उसको अब ये प्रैक्टिकल यूज करके देखें, प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। और इसके कह सकते हैं हम लर्निंग एंड डूइंग। इस स्टेज के थ्रू लर्निंग उन्होंने कर ली है और लर्निंग के बाद ये डूइंग कर रहे हैं, यानी कि करके देख रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, अपने आइडियाज को अप्लाई करके देखेंगे, और उनका अप्लाई हो रहा है अच्छे से, तो फिर वो क्या करेंगे, इस एक्सपीरियंस को और आगे बढ़ाएंगे, इस एक्सपीरियंस को और आगे बढ़ाएंगे और नए आइडिया में अपने पुराने आइडियाज को एसिमिलेशन यानी एकोमोडेशन यानी कि सामंजस्य कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ये अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में समा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और एक नए ज्ञान की रचना करेंगे। तो ये थी हमारी लर्निंग की, क्या पढ़ा हमने अभी लर्निंग की, ये है स्टाइल्स पढ़ी हमने, उससे पहले हमने पढ़े थे लर्निंग की साइकिल स्टेजेस। तो ये दी थी हमारे कॉल्ब ने कि कैसे हम कोई चीज सीखते हैं, कैसे उसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो चलिए, मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम दिखाऊंगी, तो हम वो डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, यह वह डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर है हमारा, कौन सा है सबसे ऊपर, सीई को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट। सीई है हमारा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस हम लेंगे, जिसको हम फील करेंगे, वो वाला एक्सपीरियंस है। और इसके बाद हमारा आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन, जिसको हमने बताया था कि हम सोचेंगे और ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज के बारे में। और इन दोनों के बीच में देखिए क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में रेड कलर से लिखा है डाइवर्जिंग थिंकिंग आ रहा है, डाइवर्जिंग लर्निंग आ रहा है इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में आ रहा है, सीई और आरओ के बीच में। फिर इसके बाद रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन के बाद में आ रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे अमूर्त अवधारणा आ रही है। और इन दोनों के बीच में हमारी कौन सी लर्निंग आ रही है, इन दोनों स्टेज के बीच में हमारी लर्निंग आती है एसिमिलेटिंग, जिसका की पॉइंट है थिंकिंग एंड वॉचिंग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमारा आ रहा है एसी के बाद में एई, जिसको हम कहेंगे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्टेज के बीच में हमारा आ रहा है कन्वर्जिंग, जिसको हम थिंकिंग एंड डूइंग कीवर्ड हम नाम से जानेंगे। और इसमें मैंने बताया था कि जो भी हमने अभी सोचा था, जो भी हमने एक्सपीरियंस लिए थे, उनको अब हम किसी एक आइडिया को ले लेंगे जो बहुत लॉजिक है जिसमें, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जिसमें काम आएगा, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उस आइडिया को हमने ले लिया है। और उससे आगे हम देखें नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल क्या है, लास्ट में अकोमोडेशन फीलिंग। यह किन दो के बीच में आ रहा है, यह आ रहा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के बीच में। तो इसकी क्या है की पॉइंट, इसकी की पॉइंट है फीलिंग एंड डूइंग। और देखिए इनमें क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं वो भी मैंने इस डायग्राम में लिखे हुए हैं। तो यह पूरा डायग्राम, जितने भी हमने थ्योरी में चीजें पढ़ी हैं, यह डायग्राम उन सब चीजों को क्लियर कर रहा है। तो अगर आपको कुछ भी भूलते हैं तो प्लीज आप इस डायग्राम को ले लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, जिससे कि आपको पूरी थ्योरी टिप्स पे याद हो जाएगी।
और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं हम। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इनका सीरियल मतलब जो सीक्वेंस है सभी स्टेप का, जैसा कि हमने पढ़ा कि हर चीज का एक सीक्वेंस है इनमें और वह सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो यह सीक्वेंस कैसे कैसे चलेगा यह थी, तो यह सीक्वेंस कैसे चलेगा वो भी पूछ लिया जाता है कि जैसे पहले आगे पीछे करके दे दे, जैसे कि पहले बता दे कि अकोमोडेशन आता है पहले और उसके बाद में आता है कन्वर्जिंग, उसके बाद में डाइवर्जिंग, या फिर उसके बाद में वो कहते कि एसिमिलेशन आता है, और ऐसे ही कई ऑप्शन दे दे। लेकिन हमें पता है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है, पहले एसिमिलेशन होगा, फिर नहीं पहले डाइवर्जन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर कन्वर्जिंग होगा और फिर होगा एकोमोडेशन। तो हमें पता है ये सही हमारा ऑप्शन है। तो इस तरह से ऑप्शन सेट करके दे सकता है कि कौन सा स्टेप इसके बाद में आ रहा है। ऐसे ही वह स्टेज को भी बता सकता है कि स्टेज को आगे पीछे लिख दे और एक सही सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाए। तो ये एक तरह का टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे से दे सकता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, लर्निंग क्या क्या है के द्वारा, लर्निंग की डेफिनेशन कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम किसी चीज को सीखते हैं, एक्सपीरियंस के चेंजेस आएंगे एक्सपीरियंस में, तभी हम नए निर्माण करेंगे ज्ञान का। तो वह डेफिनेशन भी आ सकते हैं कि यह डेफिनेशन किसने दी है, क्योंकि कई बार ऐसे DSSB और CTET वगैरह एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। डेफिनेशन यूं क्यों दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि यह किसने दी थी, तो आंसर होगा कॉल्ड ने। और एक सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सपीरियंशनल थ्योरी किसने दी है लर्निंग की, वो कॉल्ड ने दी है। तो इस तरह से हमने डिस्कस करे कि ये क्वेश्चन होते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी या वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल पर लास्ट तक। देखते हैं कल हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।